सर, नेपाल के हालात तो हमारे सामने हैं ही, लेकिन अब फ्रांस भी धधक उठा है। वहां भी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ जनता में बगावत है। लोग सड़कों पर हैं। फ्रांस में अचानक हिंसा हुई है। क्या है फ्रांस में जनता के आक्रोश का कारण? सवाल एक। क्या मैक्रो की नीतियों के कारण भड़की है पब्लिक, या मैक्रो को गद्दी से हटाकर दम लेगी? संक्षेप में इसका सवाल में एक विरोधाभास है। आप ऐसे दो देशों को की तुलना कर रहे हैं जिनमें तुलना करने लायक कुछ है भी नहीं। ठीक है, जैसी अराजकता काठमांडू में दिखाई दे रही है, वैसी ही अराजकता फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी दिखाई दे रही है, लेकिन कारण बिल्कुल अलग हैं। नेपाल में आधारभूत सवाल राजनीतिक अक्षमता का है। जनता में विश्वसनीयता राजनीतिज्ञों के बारे में या राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस, संस्थानों के बारे में है। उनको यकीन नहीं है कि ये लोग जनता के लिए कुछ भी करने वाले हैं। फ्रांस में ऐसी परिस्थिति नहीं है। फ्रेंच लोग जो सड़कों पर हैं उसके कारण अलग हैं। पहली बात तो ये कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक है, लेकिन दिशा गलत है। फ्रांस का बजट डेफिसिट जो है, घाटा, वो चरम सीमा पर है। विदेशी ऋण चरम सीमा पर है। और जो सरकार बजट, एक कठोर बजट लाना चाहती है, जो इसके लिए ज़रूरी है इन हालतों को सुधारने के लिए, वो संसद में, क्योंकि उसका बहुमत नहीं है, वो नहीं ला पा रही है। और विपक्षी दल बजट को असफल कर देते हैं और इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है। और 2 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं, तीसरा भी बदला जाने वाला है। तो अब ये एक जो राजनीतिक व्यवस्था है फ्रांस में कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता डायरेक्ट इलेक्शन से करती है और राष्ट्रपति पॉपुलर रहा है क्योंकि वो चुनाव जीत करके आए हैं दोबारा, लेकिन उनकी पार्टी संसद में बहुमत में नहीं है। वो बाध्य हैं कि अपनी पार्टी के लोगों को में से किसी को प्रधानमंत्री के लिए नामजद करें, लेकिन वो प्रधानमंत्री बजट पास नहीं करा पा रहा। अच्छा, इसका दूसरे तरीके से अगर देखें तो फ्रांस, आपको ऐतिहासिक तौर पर याद दिला दूं कि 1789 में पहला यूरोपीय देश था जहां पर कि राजशाही का पतन आंदोलन से हुआ था। उसके बाद फ्रांस के इतिहास में या सामाजिकता में ये बात बड़ी गहरी पैठ कर गई है कि जनता जनार्दन जब भी सड़कों पे आएगी, सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उससे जूझने के लिए, उसकी बातों को मानने के लिए। ऐसा चाहे वो आप चार्ल्स द गॉल के 1969 के स्टूडेंट राइट्स के दौरान द गॉल को इस्तीफ़ा देना पड़ा था, उसके बाद कई बार ऐसा हो चुका है। फ्रांस के समाज में ही नहीं, राजनीति में ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी ट्रेड यूनियंस की बहुत गहरी पैठ है। रेलवे की ट्रेड यूनियन हो या बैंकों की ट्रेड यूनियन हो या बंदरगाहों की ट्रेड यूनियन हो या सरकारी कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन हो, ये बहुत शक्तिशाली
और राजनीतिक दल अक्सर इनके साथ मिलीभगत करते हैं। तो सरकार जो कठोर बजट ला रही है उसके साथ और भी जो कदम उठा रही है, जिसमें रिटायरमेंट एज को बढ़ाना, पेंशन को कम करना, श्रम की परिस्थितियों में और दबाव लाना, ज़्यादा काम करना, गर्मी की छुट्टियों में 2 महीने के लिए फ्रेंच बीच पर नहीं जा सकेंगे, काम करना होगा। तो ये सब अलोकप्रिय कदम उनके जो यूनियन हैं उनको स्वीकार्य नहीं है, उनके सदस्यों को भी स्वीकार्य नहीं है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार के साथ ये सतत प्रयास लगे हुए हैं। सरकार चाहती रही है, ख़ासतौर पे इमैनुअल मैक्रों के ज़माने में, कि जनता सोचे और जनता होश में आए और अपने जितनी क्षमता है देश की उसी हिसाब से पब्लिक सेक्टर को काटा छांटा तराशा जाए। लेकिन जनता ये मानने को तैयार नहीं है। वो फ्रांस को अभी भी अमीर देश समझती है और समझती है कि देश के राजनीतिज्ञों को तरीका ढूंढना होगा कि हमारी जो सुख सुविधाएं जो हमारे पास हैं, जो फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, जो सब्सिडीज़ हमें मिल रही हैं, उनमें कोई कमी ना हो। दूसरा सवाल यह है कि ये जो अचानक हिंसा भड़की है, हालांकि आपने जिक्र भी किया ट्रेड यूनियंस का, इसका सूत्रधार कौन है? ऐसी भी खबरें हैं कि इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि मैक्रोन ही थे जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने की शुरुआत की। दूसरी ओर यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी स्टैंड के सबसे मुखर विरोधी हैं। क्या इसके पीछे अमेरिका है या कोई विदेशी ताकत है? ये कहना अटकलबाजी होगी, पर क्योंकि सवाल सीधा है तो जवाब भी सीधा ही देना चाहूँगा। मेरे ख्याल से जो फ्रांस में ये कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन युद्ध के बारे में हो या चाहे वो फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करने के 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में हो, ये कदम इन कदमों को व्यापक तौर पर समर्थन प्राप्त है। फ्रांस ही अकेला नहीं है। ऐसे कदम कई और देश, स्पेन, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, आयरलैंड, यहाँ तक कि ब्रिटेन भी उठाने की बात कर चुका है। यूरोप इस समय 2 धड़ों में विभाजित है। एक कंजर्वेटिव्स हैं, राइट विंग के लोग हैं, जो हंगरी, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन और फिनलैंड तक हैं। और दूसरी तरफ लिबरल ग्रुप्स हैं, जिसमें कि फ्रांस भी आता है, जर्मनी भी आता है, ब्रिटेन भी आता है, लेबर पार्टी की सरकार है, तो और स्पेन आता है। तो अगर आप इस ध्रुवीकरण को उस निगाह से देखें तो शायद प्रश्न का उत्तर आसान होगा। लेकिन फ्रांस की अंदरूनी राजनीति में जो एक तरह से 2 फाड़ या 3 फाड़ मची हुई है, एक तरफ गॉलिस्ट हैं, एक तरफ जो राइट विंगर्स हैं और तीसरी तरफ मैक्रोन की पार्टी है। तो ये सब जो हैं वो मिला करके ऐसा समीकरण बना रहे हैं कि जिसमें किसी भी पक्ष को कोई कदम उठाता है तो बाकी दोनों उसके विरोध में आ जाते हैं। अब इन धड़ों का, अगर विरोध में आने वाले धड़ों का इस्तेमाल कोई बाहर की शक्ति कर रही है, अगर ऐसा होता तो फ्रांस के व्यापक जो और पोलराइज्ड मीडिया है
उसमें अब तक ज़रूर बवाल मचा होता कि अमेरिका ने ऐसा कर दिया या रूस ने ऐसा कर दिया वगैरह। वो जब तक नहीं सामने आता। ठीक है, इसमें एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है जिसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं कि जिसका आपने जिक्र भी किया कि उनको लगता है कि वो अमीर हैं लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक संकट तो है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से फ्रांस यूक्रेन को मदद करने को लेकर, उसमें कोई जनता भड़की हुई है क्या? मतलब जो वहाँ की लोकल जनता है, क्या वो युद्ध में फ्रांस को शामिल ना करने की चेतावनी देती है? फ्रांस ने बड़े एक संतुलित तरीके से काम किया है। उन्होंने जो परिस्थितियां हैं उनका इस्तेमाल अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। ट्रंप साहब पीछे हट रहे हैं यूरोप की सुरक्षा से, तो फ्रांस यूरोप की सुरक्षा में ज़्यादा बड़ा कथानक बनना चाहता है। उसने अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला को एक्सटेंड करने की बात कही है। उसने बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कही है यूक्रेन में। हथियार जो ट्रंप साहब यूरोप के पैसों से अमेरिकी हथियार यूक्रेन को देना चाहते हैं, उसमें फ्रांस अपने हथियार भी देना चाहता है। तो ये जर्मनी की नई सरकार अभी अपने कदम टटोल रही है और ब्रिटेन अब अलग है यूरोपियन यूनियन से। तो फ्रांस अपने सामने एक मौका पाता है कि वो यूरोप की सुरक्षा में ज़्यादा बड़ा भागीदार बने और सूत्रधार बने एक तरह से। अब इसके ऊपर पैसा खर्च करना होगा। ट्रंप साहब वचन ले चुके हैं नाटो मेंबर्स से कि वो अपने 5% जीडीपी का रक्षा में पैसा खर्च करेंगे। तो फ्रांस इसके लिए कटिबद्ध है। लेकिन अगर जनता का रोष इसमें बाधक बनता है तो मैक्रोन साहब गालिक तरीके से अपने कंधे ऊंचे करके कहेंगे मैं क्या करूं, मेरी तो जनता मानती नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल जिसका पहले आपने जिक्र किया पहले सवाल में कि ये पहला ऐसा दौर नहीं है फ्रांस का, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। येलो वेस्टस आंदोलन से लेकर ऐसे कौन से आंदोलन आपको याद आते हैं जिसमें फ्रांस की सत्ता को हिलाकर रख दिया हो? फ्रांस हर दशक में तकरीबन ऐसे घटनाक्रम से गुजरता है। और एक तरह से कहें तो कि राजनीतिज्ञों को एक महारत हासिल हो गई है जन आंदोलनों को भड़काने में और फिर उनको पीछे खींचने में। क्योंकि ये जन आंदोलन अक्सर ऐसे हल की मांग करते हैं जो कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था राजनीतिक परिधि से बाहर आते हैं। तो तनाव होता है, लेकिन राष्ट्रपति देगौल के इस्तीफे के बाद से अब तक ये तनाव कभी भी सत्ता को झकझोरने में या मूलभूत परिवर्तन कराने में सफल नहीं हो पाया। तो ये झंझावात आते रहेंगे और आते रहे हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस को कुल मिला करके इनको संभालना भी आता है। आपको याद दिला दूं कि फ्रांस की जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके और राजनीतिज्ञों के ज़्यादातर जो उनकी उच्च शिक्षा होती है वो विशेष स्कूलों में होती है, इकोल नेशनल दी एडमिनिस्ट्रेशन,
स्पेशलाइज स्कूल है जहाँ से सारे नेता जो कि गणे मान्य हैं या सरकारी अधिकारी या राजदूत निकलते हैं। तो इनमें आपस में एक तरह से कामरेडरी होती है और अंततः मिल करके सब ठीक कर समझौता करने की संभावना बनी रहती है।